खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बता दें कि नेपाल हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएम ओली के घर की तरफ बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। पीएम ओली दुबई भागने की तैयारी में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पीएम ओली के घर की तरफ बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। नेपाल में युवाओं का हिंसक प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, और इस हिंसक प्रदर्शन के बीच जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि पीएम ओली के घर के तरफ जो है बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। और इस बीच ये भी अपडेट आ रही है कि पीएम ओली दुबई भागने की तैयारी में है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं सुदर्शन न्यूज के माध्यम से। प्रदर्शनकारी जो है वो पीएम ओली के घर की तरफ बढ़ रहे हैं, और पीएम ओली इस बीच दुबई भागने की तैयारी में है। तो आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे नेपाल में खूनी क्रांति का आखिर राजा कौन है, इसी को लेकर। लेकिन इस बीच बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बता दें कि नेपाल में दूसरे दिन भी जेन जी का प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल का भी इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। गृह मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं, जैसे कि खबरें आ रही है। राजधानी काठमांडू में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में दूसरे दिन भी जेन जी का प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह जो है आगजनी की जा रही है। प्रदर्शनकारी जो है अब मंत्रियों के घरों तक पहुंच रहे हैं और उनके घरों में आगजनी की जा रही है। आग के गोले बनाकर घरों के अंदर फेंके जा रहे हैं। तो ये प्रदर्शनकारी पूरे इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बीच जो बड़ी अपडेट आ रही है कि भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्रदीप पौडेल का इस्तीफा हो चुका है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री के घर पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। तो दुनिया भर में हमने तख्ता पलट के कई दौर देखे, लेकिन कल नेपाल में जो क्रांति जेन जी ने दिखाई उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल में खूनी क्रांति का आखिर राजा कौन है। नेपाल को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश किसने रची, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए यूथ का किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया। याद कीजिए, ये जगह कुछ साल पहले ही हिंदू राष्ट्र हुआ करती थी। सन 1947 के बंटवारे में सेक्युलरिज्म की भांग से चला गया सच्चा हिंदू भी बड़ी शान से इस देश को पृथ्वी का इकलौता हिंदू राष्ट्र बताता था। भगवान पशुपति नाथ का आशीष यहाँ के सनातनियों को मिला है। इसी आशीष से यहाँ के गोरखा दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। पर अचानक ही यहाँ इस्लामी चरमपंथ ने अपनी साजिशों के बीज बोने शुरू कर दिए। कट्टरपंथ की खेती करने का काम वामपंथ को सौंपा गया। चीन के नजदीक ले जाए गए यहाँ के सनातनी फिर उसमें से तमाम धर्म के विमुख हो गए, धर्मनिरपेक्ष बन गए। और इसी बीच एंट्री हुई घुसपैठ के लिए कुख्यात बांग्लादेशी और रोहिंग्या की। उन्होंने नेपाल को पानी का जहाज और खुद को उस जहाज को कुतर रहा चूहा बना दिया। हालात समुद्र में डूबने की कगार पर ला दिए गए। फिर हिंदू को हिंदू के लिए ही खिलाफ खड़ा कर दिया गया, जैसे कि भारत के कई हिस्सों में खड़े हैं। आज उसी नेपाल में सनातनियों का खून बहाया जा रहा है। खून बहाने वाले भी कोई बाहरी नहीं है, वही लोग हैं जो नए नवेले वामपंथी बने हैं। और अब्दुल दर्शक दीर्घा से बैठकर तालियां बजा रहा है। दोनों तरफ से कोई भी मरे, फायदा अब्दुल का ही है, या तो उस वामपंथी चीन का जिसके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते,
नेपाल जल रहा है। वहां के सनातनी एकजुट होकर उसे बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के लिए भारत में झंडे और जुलूस आपने कई बार देखे। अब यह भी देखना है कि भारत के हिंदू नेपाल में वीर गति पा रहे सनातनियों के लिए क्या करते हैं। सुदर्शन परिवार डंके की चोट पर ऐलान करता है कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे नेपाल के हिंदुओं के साथ खड़ा है। हमारे प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी टीवी शो के साथ कई बार सार्वजनिक मंचों से इसका ऐलान भी कर चुके हैं। याद रहे, ये धर्म युद्ध है। इसमें चुप बैठने वाला भी अधर्म में हिस्सेदार माना जाता है। तो भारत नेपाल सीमा पर भी इस दौरान जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री ओली ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। इस बीच खबर आ रही है, प्रधानमंत्री ओली ने कहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है। तो नेपाल के 6 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बीच नेपाल के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। तो नेपाल में लगातार खुलासे और घोटाले को लेकर जो है ओली सरकार की मुश्किलें बढ़ी और विपक्ष ने सियासी संकट बढ़ाया। तो केपी ओली के घर के बाहर प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। बालकोट भक्तापुर में भी सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है। इस बीच जो अपडेट आ रही है, बड़ी खबर आपको इस बीच आपको बताते जा रहे हैं। तो नेपाल में एक खूनी तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नीरज शाह वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, सुबोध कुमार संवाददाता जुड़ चुके हैं नेपाल से, और साथ ही सिद्धार्थ दवे विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। सीधे मैं रुक करूंगी सुबोध के पास। सुबोध, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त फिलहाल मौजूदा स्थिति में क्या हालात नेपाल में बने हुए हैं? सुबोध, अब तक मेरी आवाज आ रही है? सुबोध, आप खुद को अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगी। ये बताइए कि नेपाल में जो खूनी क्रांति की जा रही है, इसका राजा कौन है, क्या लगता है आपको? नीरज जी। धन्यवाद, आपने ये मौका दिया अभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से नेपाल का अवस्था मुझे प्रस्तुत करने के लिए। जी, यहाँ पर देखिए, इस चीज आंदोलन जैसे न्यूज चैनल में, भारतीय न्यूज चैनल में क्या फैला रहा है कि हम लोगों का सोशल मीडिया बैन कर दिया, वहां पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो हम लोग इसके ओपिनियन के विरोध में है, बिल्कुल नहीं। हम लोग सोशल मीडिया हम लोगों को सेकेंडरी चीज है। पहले हम लोग यहाँ से करप्शन, यहाँ का जो सिस्टम है, जो यहाँ का सत्ता है, जो इन लोगों ने जकड़ कर रख लिया था, जो खूनी सत्ता है, उन लोगों को उखाड़ फेंकने का हम लोगों का ये आंदोलन है। पहले सर्वप्रथम क्या किया था, देखिए, जब 62 विक्रम संवत 2062 और 2063 में जब आंदोलन हुआ था, उस टाइम में भारत में आप लोगों का कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस का। उस टाइम में क्या किया, हम लोगों को धोखे से राजा को फेंक दिया गया, जनता को धोखे में रखकर उस आंदोलन में। उस आंदोलन के बाद यहाँ का जनता नाखुश था, क्यों ना कहीं हम लोगों को राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हम लोग डट के खड़े थे। लेकिन फिर भी उस टाइम का माहौल ऐसा था, भारत के समर्थन में यहाँ का मॉइस्ट सबको साथ में लेकर, कम्युनिस्ट सबको साथ में लेकर सरकार गठन किया गया। संविधान सभा चुनाव एक बार में नहीं, 2 बार कराया गया। उसके बाद सफल हुआ, उसके बाद बीजेपी सरकार आया, उसके बाद कुछ ना कुछ वहां से जो नरम पॉइंट होता है हम लोगों को हिंदू राष्ट्र में,
जी। लेकिन फिर भी उतना बीजेपी सरकार से हम लोगों को साथ समर्थन नहीं मिला। अगर भारत से कोई भी साथ समर्थन नहीं मिलने के बाद हम लोगों ने अपने बलबूते पे आंदोलन किए चैत्र को 15 करते हैं। उस आंदोलन को क्या किया गया, सरकार के तरफ से दमन किया गया, व्यापक दमन किया गया और उस आंदोलन को हिंसक बनाया गया। उसमें भी बहुत सारा जनमाल धन का क्षति हुआ, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने कास्ट भी किया था। उसके बाद क्या किया, जो राजतंत्र के पक्ष में और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में उन लोगों को पकड़ कर चुन कर उन लोगों का संपत्ति जब्त किया गया, उन लोगों को जेल में डाला गया, उन लोगों को मानसिक यातना दिया गया, जेल में उन लोगों को 3-3 महीना 4-4 महीना बिना कसूर के डाला गया, उन लोगों पे झूठा मुकदमा चलाया गया। यहाँ तक कि कोई, अगर आप बोल भी सकते कि हम हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है, तो वो कम्युनिस्ट सरकार और उसमें शामिल कांग्रेस सरकार जो है अभी का शेर बहादुर देवा का, उस सब मिली भगत करके 6 महीना तुम सरकार चलाओ, 6 महीना हम सरकार चलाएंगे, 6 महीना वो चलाएगा। यहाँ पर अपोजिशन। ठीक है नीरज जी, आपके पास आऊंगी। सुबोध जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुबोध जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुबोध जी, ये बताइए कि फिलहाल अभी नेपाल में परिस्थिति क्या है? लगातार प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, सभी प्रदर्शनकारी जो है वो पीएम ओली के घर तक बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें संगीता की, जिस तरह से नेपाल में कल से ये जेएनजी कार्यकर्ताओं का जो आंदोलन चल रहा है वो शांतिपूर्ण था, मगर यहाँ कहीं न कहीं वामपंथी या अमेरिका के द्वारा या विदेशी शक्तियों के द्वारा वहां पे जो षड्यंत्र का इतना बड़ा कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है, ये बलिदान कहीं खत्म होने, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। अब इसमें आपको बता दें कि वहां के मेयर जो बालेन शाह, जो ट्रेंडिंग स्टार बोला जाता है के रेट में, वो खुद नेतृत्व करने के लिए उतर पड़े हैं। दूसरी ओर आपके बता दें कि ये पीएम ओली जी के द्वारा कल घोषणा की गई थी कि ये पूरे 26 जो प्रतिबंध सोशल साइट है उसको चालू कर दिया जाएगा, मगर अब युवाओं में जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, उनका कहना है कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनको घर घर पहुंच के हम लोग यहाँ से भगाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री ओली जी भी अब भागने को तैयार है, जो कि अभी उनका सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। दूसरी तरफ आप एक और चीज बता दें कि जिस सांसद भवन में कल जेएनजी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण गए थे, मगर वहां के प्रशासन के द्वारा पैर में गोली, प्लास्टिक की गोली न मार के सीधा सर के ऊपर से गोली मारी गई है। और आपको बता दें कि घायलों की संख्या अभी लगभग 500 का पार हो चुका है संगीता जी। और ये भी बताते चले कि आज ठीक है सुबोध जी, आपके पास आती हूँ। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार भी जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ दवे जी। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि ये जो क्रांति जो देखी जा रही है अभी नेपाल में, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से माना जाए? क्या कितना प्रभाव डालेगा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये जो प्रदर्शन? जी नमस्कार संगीता जी। जी नमस्कार संगीता जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद जी, बताइए। सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को, देखिए नेपाल का संकट केवल सोशल मीडिया का नहीं है, किंतु लोकतंत्र और जवाबदेही का संकट है। देखिए चाइना इस समय बहुत खुश हो रहा होगा कि नेपाल में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन भारत को ये समझना होगा, क्योंकि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो राजनीतिक नहीं है, वो राम और पशुपतिनाथ की संस्कृति से जुड़े हुए रिश्ते हैं। बिल्कुल, ये अंडरलाइन मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं कि भारत और नेपाल के रिश्ते जो हैं वो राजनीतिक नहीं है, किंतु उससे भी बढ़कर राम और पशुपतिनाथ की संस्कृति से जुड़े हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा कि जो चाइनीज रेसिपी है वो क्या करता है, पहले आर्थिक संकट क्रिएट करता है, खुद ही लोन वगैरह देता है, उसके बाद एक आर्थिक संकट क्रिएट करता है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार मिलाता है, उसके बाद उस रेसिपी में थोड़ा सा युवा आक्रोश मिलाया जाता है और सड़कों पर विस्फोट होता है। तो ये रेसिपी जो है चाइना ने श्रीलंका में की, ये रेसिपी जो है चाइना ने बांग्लादेश में की, और यही वो नेपाल में करना चाह रहा है। बांग्लादेश में इसी तरह से सड़कों पर जो है सिद्धार्थ जी, हमने वहां के युवा को देखा था, और फिर ये जेन जी यानी कि ये जो 15 साल के बच्चे हैं ये तख्ता पलट कर दे रहे हैं। मतलब ये क्रांति ऐसी एक से दूसरे दिन में तख्ता पलट करने तक की स्थिति बन गई है। आज का प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा उग्र है। आप देखिए सिद्धार्थ जी, जैसे कि अपडेट आ रही है कि वहां के जो पीएम है वो दुबई जाने वाले हैं। संगीता जी, इसमें दूसरा भी एक डायमेंशन है कि जो करंट
अब करंट कहूं या ना कहूं वो भी एक मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है। लेकिन जो ओली सरकार है, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाली ओली सरकार है, वो पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो चाइना का पपेट बन चुकी थी। वो चाइना के हाथों में एक कठपुतली बन चुकी थी। तो कहीं ना कहीं पे ये जो जन आक्रोश है, ये युवाओं का आक्रोश है, ये बिल्कुल वैलिड है। और जैसा कि इसके पहले नेपाल से जो हमारे पत्रकार भाई हैं वो बता रहे थे कि ये केवल एक सोशल मीडिया को बंद करने से लेकर का ये आक्रोश नहीं है, किंतु जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक बंधन है भारत के साथ, जो सांस्कृतिक जो हमारे तालमेल है, उसको कहीं पे ओली सरकार ने उसको छिन्न भिन्न करने का उनका एक पूरा प्रयास रहा है पिछले कई वर्षों से। तो ये आंदोलन जो है, ये स्टूडेंट्स और जो युवाओं का आंदोलन है, ये इसके खिलाफ है, इसके विरोध में है, ये समझना अति आवश्यक है। सिद्धार्थ जी, कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिसमें अमेरिका के खिलाफ भी जो है पोस्टर लेकर जो है प्रदर्शनकारियों को देखा गया। यानी कि देखिए, सिर्फ चाइना से उन्हें गुस्सा नहीं है, उन्हें गुस्सा अमेरिका से भी है। जी, इस मामले में अगर हम देखें तो चाइना, यूएस और डीप स्टेट सब चाहते हैं कि भारतीय उपमहाखंड में एक तरह की इंस्टेबिलिटी रहे। और विशेषकर चाइना के लिए एक अस्थिर नेपाल मतलब एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसकी जो डिपेंडेंसी है, वो चाहता है कि वो बढ़े और भारतीय जो सीमाएं हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। किंतु भारत को जो है इस समय बहुत कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स देना होगा, और न सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे, किंतु मैं समझता हूं कि पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है भारत का और नेपाल का, वो नेपाल आउटरीच और जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको तेज करना होगा। और भारत जो है उसको, भारत को नेपाल के युवाओं के साथ खड़े रह के, जो ओली सरकार है, जो कि वहां पे दमनकारी सरकार है, कम्युनिस्ट रेजिम है, अगर वो भी अंडू हो जाती है, ओली वहां से भाग के नेपाल जाना चाहे, जहां जाना चाहे, लेकिन एक ऐसी सरकार हो जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के साथ हो, हिंदू संस्कृति के साथ हो, और नेपाल फिर से विश्व में एक, जो पहले एक समय था कि जब वो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। जी, तो 2008 जैसे कि वो हमारे पत्रकार मित्र बता रहे थे नेपाल से। ठीक है सिद्धार्थ जी, आती हूँ मैं आपके पास। नीरज जी, ये बताइए कि पहले जो है, जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी भी बोल रहे थे कि एक जो पूरे दुनिया में एक ही हिंदू राष्ट्र हुआ करता था वो नेपाल था। आखिर ये नेपाल सेक्युलरिज्म की तरफ कैसे बढ़ गया? वामपंथी, या फिर इसको ये कहे कि कहीं घुसपैठ, जो इसके पहले भी हमने देखा था तबलीगे जमात, वो आपको याद होगा जब कोरोना काल में तबलीगे जमात के कई जो है लोगों के, जो उस वक्त कोरोना फैलाने को लेकर भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे, घुसपैठियों मामले सामने आए थे, रोहिंग्यास को लेकर जो है वो मामले सामने आए थे, रोहिंग्या बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसा वजह है जो कि आज नेपाल की स्थिति ऐसी हो गई? देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। नेपाल का कभी भी एजेंडा हिंदू राष्ट्र को खत्म करने का नहीं था, यहाँ का राजशाही को खत्म करने का नहीं था। हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए था, इसके लिए हमने आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन को दूसरी तरफ मोड़ के हम लोगों का धर्म, संस्कृति, हम लोगों का जो पहचान था विश्व में एक तो हिंदू राष्ट्र, उसको समाप्त किया गया। हम लोगों के मन के अंदर वो गुस्सा था। दूसरी बात, जो भारत के साथ जो हमारा खुला सीमाना का जो व्यापार है, खुला सीमाना विदाउट एनी पासपोर्ट जो हम एंट्री कर सकते हैं, उसके फायदा उठाते हुए जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जितने भी शरणार्थी सब लोग सब है जो भारत में इलीगली रूप से रह रहे हैं, उन लोगों को आसानी हो गया नेपाल में एंट्री करने के लिए। और जो 63-64 में जो नागरिकता जितना वितरण हुआ, उसमें बहुत सारे धांधली हुए हैं, लेकिन वो सब आरोप किस पे लगते हैं? भारत पे लगते हैं कि भारत का नागरिक ने नागरिकता लिया, भारत का नागरिक यहाँ पे नेपाल पे आके बैठ रहा है। वो बिल्कुल भारतीय नहीं है। हम तो खुद नेपाल सरकार से मांग करते हैं, जो नेपाल सरकार हर एक चुनाव में क्या करता है, अपना एजेंडा बनाता है, भारत के साथ हम लोग सीमा में तार बार लगाएंगे। हम खुद बोलते हैं अगर तुम भारत के साथ सीमाना में तार बार लगाओ, उसमें हम पैसा डोनेट करेंगे, जनता लोग डोनेट करेंगे। लगा सकते हो, नेपाल सरकार खुद नहीं लगाएगा तार बार। क्यों? क्योंकि वहां से 2 नंबर ही काम होता है, वहां से इलीगली काम होता है। जो जितने भी यहाँ पॉलिटिशियन सब बैठे हैं, सब 2 नंबरी काम करते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, नहीं तो इन लोगों का एक थोड़ी घर नहीं चलेगा। तो वो क्या करता है, जब जब चुनाव आता है तो एंटी इंडियन मूवमेंट चलाता है, सेंटिमेंट चलाता है, ताकि भारत सरकार और भारत के जनता के खिलाफ यहाँ पे एंटी वो गुस्सा पैदा हो और हम वोट में जीत जाए। उग्र राष्ट्रवाद बोलते हैं उसको हम।
अगर ठीक है भारत के साथ तुम्हारा सीमाना तो तार बार लगाओ ना, भारत ने कब रोका है? संधि एक करो। जैसे मैं एक ठो चीज लिपुलेख लिपुधुरा काला पानी क्या है, दोनों सरकार का है, संसद से पास कर नेपाल सरकार ने वो दिया है, काली नदी का समझौता संसद से पास करवा के, और वो दोनों देश का समझौता क्या है, नहीं दोनों देश अभी तक एग्रीमेंट ओपन कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग जहां सड़क पे बोलते हैं लिपुलेख लिपुधुरा काला पानी, ये जनता को क्यों भड़का रहे हो? पहले तो आपने भारत के साथ किस तरह से एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट क्या क्या था? अगर नहीं वो सच में यदि नेपाल का भूभाग है तो ले उसका इंटरनेशनल लॉ है। नीरज जी, मैं आती हूँ आपके पास, सुबोध जी के पास जाती हूँ। काठमांडू से तस्वीरें आ रही हैं, तो सुबोध जी ये बताइए कि काठमांडू में किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं? तस्वीरें जिस तरह से आ रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि उग्र होते जा रहे हैं और प्रदर्शनकारी। सुबोध, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पूरे नेपाल, काठमांडू ही नहीं, आप पूरे नेपाल में बिल्कुल संगीता जी आपकी आवाज आ रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे नेपाल में अभी उग्र आंदोलन तेज हो गया, और काठमांडू की बात करें तो संसद भवन के इर्द गिर्द भी, या बानेश्वर हो या बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि प्रदर्शन जो है काफी उग्र होते जा रहा है। और आपको बता दें कि संगीता जी आज से पहले जिस समय में राजतंत्र रहा, उस समय में व्यक्तियों की हत्या होने के बाद में जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद में राजा ने खुद स्वयं तो गद्दी छोड़ दिया था। मगर आज के समय में ये ओली जी की सरकार में आज अगर 36 से भी ज्यादा जाने गई है, उसमें आज ये बोल रहे हैं कि अब हम इसकी जांच कराएंगे 15 दिन के अंदर में। ये कहीं न कहीं से षड्यंत्र कर इस तरह की वो बातें बताई जा रही है। अब जो जेएनजी के कार्यकर्ता है, जितने भी नेता है, उनको भगाने का काम कर रहे हैं, घर घर आंदोलन कर रहे हैं, पूरे घर को आगजनी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से राजतंत्र के समय में 0.5 या 1% ये मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग रहा करते थे, जो कि ये रोहिंग्या बांग्लादेश के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से अभी के समय में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, आज के समय में 18 से 20% की इनकी नेपाल में जनसंख्या हुई है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में मुस्लिम आयोग की क्या काम, और प्रत्येक जगह अगर देखा जाए तो मंदिर से ज्यादा मस्जिदें और मदरसा बनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं ये ऊपर से विदेशी ताकतें जो इनका फंडिंग कर रहे हैं, और मुस्लिम देश भी इसको फंडिंग करके, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या अन्य मुस्लिम देश है, इसको फंडिंग करके पूरे नेपाल के ऊपर काबिज होने के लिए ये लोग पूरे दबाव बना रहे हैं। और ये जो आंदोलन है, या तो तक होना, नहीं तो नेपाल से नामो निशान नेपाल का मिटने को तैयार है। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ दवे, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सिद्धार्थ जी ये बताइए कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसका जो है कितना प्रभाव सुरक्षा पर, भारत के सीमा सुरक्षा पर पड़ सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि इंस्टेबिलिटी, किसी तरह की भी अगर इंस्टेबिलिटी भारतीय उपमहाखंड में होती है तो जो विदेशी ताकतें हैं, स्पेशली जो डीप स्टेट है, वो चाहता है कि भारतीय उपमहाखंड में चारों ओर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी और इस तरह का माहौल रहे। किंतु ये भी समझना आवश्यक है कि भारत और भारतीय सरकार और भारत के नागरिक, वे सभी के सभी नेपाल के नागरिक, नेपाल के युवाओं के साथ हैं। अगर नेपाल का युवा चाहता है, और ये इसके पीछे का कारण जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया बैन नहीं, किंतु जो वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पे जो संस्कृति पे जो दमन हो रहा है, वहां पे जो डेमोग्राफिक चेंज नेपाल में और ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक डेमोग्राफिक चेंज लाने की जो बात हो रही है, इसको लेकर जो वहां का युवा है वो परेशान है, वो चिंतित है, वो आक्रोशित है। तो भारतीय सरकार और भारत का जनमानस इस समय हमारे सनातनी भाइयों के साथ है, हमारे सनातनी भाई बहनों के साथ है। ये भारत का अप्रोच होना चाहिए। अगर वहां पे कुछ, जैसे बताया कि वो सरकार जो है, ओली सरकार, ये मैं हमेशा से मानता रहा हूं, और आपकी चैनल पे, सुदर्शन चैनल पे, हर डिबेट में मैंने ये कहा है। इसके पहले भी जो लिपुलेख और काला पानी के बारे में भी जो हमारे पत्रकार भाई बता रहे हैं नेपाल से, कि वो भी जो है लोगों को वहां पे गुमराह किया जा रहा है लिपुलेख और काला पानी को लेकर। क्योंकि लिपुलेख और काला पानी का जो इश्यू है वो तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम से उसको वो वैलिडेट हो चुका है। वो जो लाइन है, मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूं, ये डिबेट इज नॉट ऑन लिपुलेख एंड काला पानी, किंतु कहने का तात्पर्य ये है संगीता जी कि
भारतीय जनमानस जो है वो नेपाल और नेपाल की संस्कृति, और जैसे मैंने पहले बताया कि नेपाल और भारत का रिश्ता जो है वो राम और पशुपतिनाथ के साथ का रिश्ता है, वो हमारा एक सांस्कृतिक बंधन है। और इसी बंधन के चलते हम भारतीय जो हैं वो नेपाल के युवाओं के साथ, नेपाल नागरिकों के साथ और लोकतंत्र का गला घोटने का जो प्रयास सिद्धार्थ जी, इस पर भारत ने भी कहा है कि मिलकर इसका समाधान होना चाहिए। तो इस बीच सिद्धार्थ जी मैं आपके पास वापस आती हूँ, इस बीच मैं अपडेट ले लेती हूँ सुबोध जी से। सुबोध जी, जैसे कि हजारों की संख्या में जो भीड़ जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, किस तरफ जा रही है सुबोध जी, ये बताइए, ये जो भीड़ है वो किस तरफ जा रही है? देखिए बिल्कुल संगीता जी, इसमें और एक और चीज आपको बता देना कि जिस तरह से इसमें कुछ और भी जैसे सशस्त्र के युवा है जो कि 28 साल से नीचे के हैं, वो भी अब जेएनजी का समर्थन करने में उतर चुके हैं। वहां के पुलिसकर्मी भी अब जेएनजी का समर्थन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये जो आंदोलन है बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है और ये आगे जो जितने भी नेता लोग हैं, नेता का जो कार्यालय है, आवास है, वहां ये लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये शांति आंदोलन कर रहे हैं, इनकी उग्रता कोई नहीं है। ये इस प्रदर्शन में ठीक है। इस बीच में नीरज जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूँ, फिर आपके पास आते हैं सिद्धार्थ जी। नीरज जी, यह बताइए कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या इसमें किसी तरह की सिर्फ जेनजी का ही प्रदर्शन है या फिर कोई हिंदू विरोधी नारे भी लगे हैं, किसी घुसपैठ की भी कोई मतलब इसमें आशंका हो सकती है क्या? ये अभी तो नारे में और अपने सिद्धांत में क्या बोल रहा है कि मुझे सिर्फ इन करप्टेड को हटाना है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को क्या है, अब अपना धर्म, अपना संस्कृति, जो अपना रूट है, इन लोगों के वो आवाज यहाँ पर नहीं सुनाई दे रहा है। जो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं इसका रिमोट कंट्रोल और कहीं पे है। क्यों? यहाँ पर नेपाल का जो नेपालीपन है उसका आवाज कहीं पे नहीं उठ रहा है, सिर्फ करप्शन का। क्यों? हम लोगों का नेपालीपन और जो भारत के साथ हम लोगों का संबंध राम और सीता का नहीं, वर्षों सदियों का है। जो भारत वर्ष हुआ करता था, पहले सीमा नहीं था, सीमा बाद में आप और मेरे द्वारा बनाया गया है सीमा रेखांकन। तो इससे पहले क्या था, कभी हम लोगों का पीएम बोल देता है राम चितवनी में जन्मा है, राम खोरी में जन्मा है। कभी आपको बोल देता है जैसे सीतामढ़ी में खास में सीता माता तो हम लोगों का सीतामढ़ी में फाउंड हुआ है, जनकपुर में तो उन लोगों का दरबार था जी। कभी उन पे इश्यू निकाल देता है, कभी बुद्ध पे। कहीं ना कहीं यहाँ का कम्युनिस्ट सरकार क्या चीज से भारत एंटी सेंटीमेंट बनाया जाए, उस सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और इससे क्या होता है, भारत गवर्नमेंट और भारत आदमी को क्या लगता है, अगर हम कुछ एक्शन लेंगे तो वहां का जनता का बुरा लगेगा। भारत गवर्नमेंट यहाँ का जनता के लिए सोचता है और यहाँ का गवर्नमेंट जो है एंटी इंडियन सेंटीमेंट कैसे चलाया जाए। क्यों? उससे उन लोगों को बहुत बड़ी बात नीरज आपने कही कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडियन जो है वो चलाने की कोशिश करती है। सिद्धार्थ जी, आपसे कमेंट ले लेती हूँ, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे। सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी अब आ रही है। संगीता जी, मैं सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को कुछ आंकड़े देना चाह रहा था और उस आंकड़ों के माध्यम से उनको ये बताना चाह रहा था किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। 1952 के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन नेपाल में थी 2% के आसपास थी, जो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली बढ़ते बढ़ते आज उनकी पॉपुलेशन जो है, मुस्लिम पॉपुलेशन 2021 में जो सेंसस हुए थे वो मोर देन 5% हो गई है। वॉशिंगटन डीसी बेस्ड एक प्यू रिसर्च सेंटर है जो विश्व में अलग अलग चीजों पे रिसर्च करता है। उसका कहना है कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन नेपाल। नेपाल में इस्लाम एक सबसे तीव्र गति से बढ़ता हुआ एक मजहब है और एक एस्टीमेट कहता है कि आने वाले वर्षों में अगर यही रफ्तार रही तो 7% होकर ये जो बुद्धिज्म जो वहां पे सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है नेपाल का, ये उसको भी सरपास कर जाएगा। कहीं ना कहीं पे जिस तरह का ये एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पे जिस तरह से नेपालियों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको किस तरह से आहत करने का जो आशय पिछले 10 वर्षों से हो रहा है, ये जन आक्रोश
उस धार्मिक भावनाओं की अवहेलना का एक प्रतिशोध, एक तरह से एक उसका प्रतिरूप है। बड़ी खबर आ रही है इस बीच नेपाल से कि राष्ट्रपति के आवास पर जो है कब्जा कर ली गई है। नेपाल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के घर में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। जहां तक की अपडेट आ रही है कि राष्ट्रपति आवास में तोड़फोड़ की गई है। कई मंत्रियों के घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। राष्ट्रपति आवास पर आगजनी की खबर भी सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। नेपाल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल हिंसा से जुड़ी हम लगातार जो है बड़ी खबर आपको बताते जा रहे हैं। नेपाल के कई मंत्रियों के घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। तो सीधे मैं रुक करती हूं सुबोध के पास। सुबोध मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुबोध यह बताइए कि जैसे कि अपडेट आ रहे हैं कि राष्ट्रपति के आवास पर भी कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने, क्या अपडेट है? बिल्कुल संगीता जी, जिस तरह से प्रदर्शनकारी जेएनजी के युवा जो लड़के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, अब राष्ट्रपति के घर के पास भी जाके उस पे कब्जा कर लिया है, आगजनी कर लिया गया। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि नेपाल में अब तक की स्थिति बन गई है। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, जो कि युवा लोग वो आके नेपाल जो पहले वाले सांस्कृतिक नेपाल है वो अब खोज रहे हैं और उनकी मांगे लगभग अब आगे की ओर दिखती जा रही है कि अब नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है और फिर से वो नेपाल होगा जो पहले आज से 15 वर्ष पहले हुआ करती थी। और ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। युवाओं का काम में लाठी डंडे से लेके अब अपने से लड़ने के लिए भी तैयार है। और जितने ये भ्रष्ट नेता लोग के घर को भी। ठीक है सुबोध जी। नीरज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। नीरज जी ये बताइए कि अगर तख्ता पलट होता है तो फिर क्या कुछ देखने को नेपाल में मिलेगा? वहां की जनता की पसंद कौन होगा? नीरज जी। पसंद हमेशा से नेपाल में। जी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी आवाज आ रही है, बोलिए। नेपाल की जनता जो यहाँ का प्योर बासिंदा है, वो कभी राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं है यहाँ पे। और जो आयातित आए गए, जो घुसपैठी आए गए यहाँ पे, वो हमेशा राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र के विपक्ष में खड़ा होकर आवाज बुलंद करता है। जो विदेशी के इशारे पे चलता है, जो यूरोपियन यूनियन का पैसा खाता है, जो जैसे कुछ दिन आगे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे टर्की का फंडिंग में कैसे धर्मांतरण हो रहा था। इन सब का जो पैसे यहाँ पर इजी वे नहीं है। यहाँ पर हर एक नेता के घर में, हर एक नेता के फंड में, बैंक में पैसा जाता है इनडायरेक्टली। नहीं तो इतने छोटे से देश में हमारे 3 करोड़ सिर्फ जनसंख्या है, उस देश को गरीब कैसे बनाया गया? जबकि यहाँ पर सब कुछ है हम लोगों का प्राकृतिक रूप से, लेकिन फिर भी इस देश को कंगाल बनाया गया, भिखारी बनाया गया, विदेश के सामने में मांगने वाला बनाया गया इस देश को। और वो लोग को क्या है, अपने पैसे करप्शन के लिए यहाँ। ठीक है नीरज जी, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो देखिए नेपाल में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा जो है खराब हो चुकी है। नेपाल में लगातार जो है प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं। राष्ट्रपति आवास पर हमला कर दिया गया है, आगजनी की जा रही है, मंत्रियों के घरों तक हमले हो रहे हैं। और इस साथ ही जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने साफ साफ मांग किया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री वो इस्तीफा दे। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री दुबई जा सकते हैं। तो हर एक अपडेट के साथ सुदर्शन न्यूज लगातार बना हुआ है। हर एक अपडेट के लिए आप सुदर्शन न्यूज के साथ बने रहिए। नेपाल से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।